डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। हाँ, नमस्कार मित्रों। मैं प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से भारतीय भाषा केंद्र से अवकाश प्राप्त हूँ और इस विश्वविद्यालय ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुक्त विश्वविद्यालय जो अहमदाबाद का है, इसने मुझे अपने उपन्यास की कोर्स के अंतर्गत त्यागपत्र उपन्यास पर बातचीत करने के लिए आप लोगों के साथ रखा। इसके लिए मैं यूनिवर्सिटी का शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक त्यागपत्र उपन्यास की बात है, यह हिंदी उपन्यास साहित्य के इतिहास के निर्णायक मोड़ का एक उपन्यास है। निर्णायक मोड़ मैं इसलिए कहता हूँ कि इस उपन्यास से एक नए तरह के उपन्यास की शुरुआत होती है। हम आप सभी जानते हैं कि हिंदी उपन्यास साहित्य के आधुनिक काल की देन है। आधुनिक काल से हमारा मतलब भारतेंदु काल से है, और आप देखेंगे कि भारतेंदु काल से ही उपन्यास लेखन के प्रयास शुरू हो जाते हैं। और थोड़ा आगे चल करके भारतेंदु काल के जब हम द्विवेदी युग में आते हैं, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी युग कहते हैं, तो इसमें कई लेखक ऐसे हुए जिन लोगों ने उपन्यास लिखा। खासतौर से राधा कृष्ण दास ने, किशोरी लाल गोस्वामी ने, लाला श्रीनिवास दास ने, इन सब के माध्यम से जो उपन्यास हमारे सामने आए, उन उपन्यासों का या जो उपन्यास की कला है उसका चरम विकास प्रेमचंद में दिखाई दिया। हालांकि प्रेमचंद के पहले जयशंकर प्रसाद उपन्यासों की दुनिया में एक नए युग का सूत्रपात कर चुके थे, लेकिन यह माना जाता है कि प्रेमचंद ही ऐसे कथाकार हैं जिन्होंने हिंदी कथा साहित्य को एक नई ऊंचाई प्रदान की और जहां ले जाकर के कथा साहित्य को स्थापित किया, वह हिंदी में उपन्यास और कहानी को गौरव दिलाने वाला आगे चलकर साबित हुआ। त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार जैनेन्द्र हैं। पूरा नाम इनका जैनेन्द्र कुमार, और जैनेन्द्र कुमार भी लगभग प्रेमचंद के समय के ही रचनाकार हैं, प्रेमचंद के समय के ही कथाकार हैं। और प्रेमचंद से इनकी गाढ़ी नजदीकी थी। आना जाना, पत्र संवाद, बात विवाद, विचारों का आदान प्रदान, ये तमाम चीजें इनकी प्रेमचंद से चलती रहती थी। लेकिन जब इनका उपन्यास लेखन प्रारंभ हुआ, त्यागपत्र के पहले जैनेन्द्र कुमार ने 2 उपन्यास लिखे, सुनीता और परख। सुनीता और परख के बाद उन्होंने त्यागपत्र उपन्यास की रचना की। क्या क्या अंतर है प्रेमचंद में और इनमें, या देखने का नजरिया जो है समाज को किस तरह से अलग है दोनों लोगों का, या उपन्यास को एक नई भाषा शैली, एक नया शिल्प, एक नया मोड़ देने में जैनेन्द्र का क्या महत्व है, क्या भूमिका है, इसके लिए बातचीत करने के लिए त्यागपत्र एक बड़ा सटीक उदाहरण है। जैनेन्द्र को मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कहा जाता है।
ये थोड़ा सा हमें रुक करके समझना होगा कि मनोविश्लेषणवादी का मतलब क्या है। आप ये मान करके ये देखते हुए चलें कि कोई भी उपन्यास ऐसा नहीं है या कोई भी कथा सृष्टि ऐसी नहीं है, कोई भी रचना ऐसी नहीं है जो बिना मनोविज्ञान के लिखी जा सके। अगर रचनाकार, वह चाहे कथाकार हो, चाहे कवि हो या किसी भी विधा में लिखने वाला हो, अगर वह अपने पात्रों के मनोविज्ञान को नहीं समझता, उनके मनोविज्ञान को नहीं जानता, तो वह सही ढंग से रचना कर नहीं सकता, पात्र विधान नहीं कर सकता, पात्रों को सही रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकता। एक उदाहरण से इस बात को समझिए। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास गोदान है, और भी उनके शुरुआती उपन्यास हैं प्रेमचंद के, और हर उपन्यास का पात्र महत्वपूर्ण है। गोदान का मैं इसलिए रख रहा हूं कि गोदान को लगभग सभी लोगों ने पढ़ा है, देखा है, और गोदान का एक बड़ा मशहूर चरित्र है राय साहब। राय साहब जमींदार थे, और जैसे जैसे जमींदारी का खात्मा होता गया, वैसे वैसे राय साहब की हालत खराब होती गई। लेकिन राय साहब, उनका वह जो जमींदाराना अंदाज था, वह अंदाज नहीं खत्म हुआ था। और उन्हीं का असामी होरी। राय साहब का एक शौक था कि वह हर साल धनुष यज्ञ करते थे। जब तक उनकी जमींदारी की आमदनी अच्छी रही तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में चल करके उन्होंने अपने असामी से या अपने असामियों से चंदा लेकर के धनुष यज्ञ करते थे। होरी को भी उन्होंने बुलाया है, और होरी से वे तमाम बातें करते हैं कि देखो ऐसी है, मेरी समस्या यह है, मेरी हालत यह है, मैं धनुष यज्ञ कर रहा हूं लेकिन पैसे की कमी, या और जो अपनी बातें वो रखते हैं, उन सबको सुन करके होरी को ये लगता है कि ये राय साहब तो बिल्कुल हम लोगों जैसे हैं, हम में और इनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन उसी समय राय साहब का एक आदमी आकर के सूचना देता है कि मैदान की सफाई कर रहे जो बेगार मजदूर हैं, उन लोगों ने बेगारी करने से मना कर दिया है। ये कह रहे हैं कि मुझे पेट भर भोजन और कुछ मजदूरी मिलेगी तो मैं काम करूंगा। राय साहब गुस्से से भर जाते हैं, भड़क उठते हैं और तमतमाते हुए गाली दे करके कहते हैं कि उन्हें मारो 4 जूते। ये काम शुरू से होता रहा है, बेगार करते रहे हैं लोग, इनको करना पड़ेगा, ठीक से करें तो करें, नहीं तो इनसे मार करके करवाइए। होरी परेशान कि अभी 2 मिनट पहले राय साहब जो मुझसे बातचीत कर रहे थे वह राय साहब का असली चेहरा है, कि अभी ये जो राय साहब लोगों को मजदूरों को गाली देते हुए और ये कह रहे हैं कि इनसे बेगार काम करवाओ, वह असली चेहरा है। तो यह तो हुआ मनोविज्ञान। प्रेमचंद के समय तक पात्रों के मनोविज्ञान को कथाकार अच्छी तरह से समझ चुका था। प्रेमचंद के अंतिम समय में ही मनोविश्लेषणवाद की चर्चा हुई पश्चिमी देशों में, जिसमें मानव के मन को आधार बना करके उसके पूरे व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाने लगा। कुछ नई खोजें सामने आई, जिन खोजों के माध्यम से यह साबित हुआ कि मनुष्य किन्हीं विशेष मानसिक स्थितियों में कुछ विशेष तरह का कार्य करता है और उसका कुछ विशेष तरह का चरित्र निर्माण होता है। उसके मन में कोई गांठ होती है, उस गांठ को अगर समझ लिया जाए
तो उस व्यक्ति को पूरा तरह से समझा जा सकता है। मोटे तौर पर एक बात और आप कह सकते हैं कि प्रेमचंद के समय तक उपन्यास समाज केंद्रित था, लेकिन वही उपन्यास जब जैनेन्द्र कुमार के हाथों में पड़ता है तो वह व्यक्ति केंद्रित हो जाता है। तो इसी तरह से त्यागपत्र उपन्यास व्यक्ति केंद्रित उपन्यास है, और इसमें देखेंगे कि त्यागपत्र की जो नायिका है मृणाल, वह एक खास तरह की नायिका है। कुछ मन में उसके ऐसी गुत्थी उलझी हुई है जिन गुत्थियों के चलते वह कुछ अलग तरह का व्यवहार करती है, अलग तरह का कार्य करती है। एक अच्छे परिवार से है, मां बाप का साया उसके सिर से उठ चुका है, लेकिन भाई भौजाई का साया है, और उसका एक भतीजा है प्रमोद। प्रमोद अपनी बुआ से बहुत प्यार करता है। भाई भौजाई से उसे थोड़ी हिकारत तो मिलती है, तिरस्कार मिलता है, लेकिन प्रमोद से उसे जो प्यार मिलता है उस प्यार के आगे वह सारी चीजों को नजरअंदाज करती है और लगभग सुखी ढंग का जीवन अपने परिवार में बिताती है। मध्यवर्गीय परिवार के साथ जो हम मध्यवर्ग की समस्याओं के साथ जुड़कर के देखते हैं वह यह है कि हमारी मानसिक स्थिति कुछ ऐसी होती है कि जो हमारी पहले की मान्यताएं हैं उन मान्यताओं को छोड़ करके नए रास्ते पर हम नहीं चल पाते। त्यागपत्र की नायिका मृणाल की भी समस्या यह है कि मृणाल अपनी सखी कह लीजिए, दोस्त कह लीजिए, उसके भाई से प्यार करती है। जहां तक मुझे याद आ रहा है उसके सखी का नाम शीला है, और यह प्यार लंबे समय तक चलता है, विवाह की स्थिति में परिणत होने की संभावना बनती है, लेकिन उसी समय भाई और भौजाई ये दोनों इनकार कर देते हैं कि यह हो नहीं सकता, और मृणाल की शादी एक ऐसे पुरुष के साथ कर दी जाती है जिससे मृणाल का कोई तालमेल नहीं है, न विचारों का, न उम्र का, न रहन सहन का, तमाम उसमें अंतर हैं, और उन अंतरों को लेकर के मृणाल बिल्कुल सुखी नहीं है, नाराज सी है, लेकिन समाज का काकस इतना मजबूत है कि वह समाज के काकस के आगे कुछ दिनों तक विद्रोह नहीं कर पाती। और ऐसी स्थिति में उसके चरित्र का जो विकास होता है, उसका चरित्र आत्मपीड़क हो जाता है। आत्मपीड़क मतलब सारी चीजों को बर्दाश्त करते हुए अपने आप को पीड़ा देना। उस स्थिति में भी वह बहुत दिनों तक नहीं रह पाती, पति द्वारा त्याग दी जाती है, एक अलग स्थान पर उसको रखा जाता है, और अलग स्थान पर अलग तरह की उसकी कठिनाइयां हैं, दिक्कतें हैं, सामना करना पड़ता है, उसे प्रताड़ना दी जाती है। वह इन सबको सहते हुए कुछ समय तक रहती है, लेकिन फिर समाज के द्वारा जो भर्त्सना उसे मिलती है, परिवार के द्वारा जो चोट उसे मिलती है, उन सब चोटों को बर्दाश्त न कर पाने के कारण
वह फिर एक व्यक्ति के साथ अपनी इच्छा से विवाह रचाती है, जाकर वहां रहती है। वहां भी उसका बहुत दिनों तक नहीं बनता। फिर वही उसका आत्मपीड़क व्यक्तित्व, वह अपने को ही टार्चर करती है और कुछ समय तक वहां गुजारने के बाद वह फिर एक कोयले वाले के साथ भाग जाती है और कोयले वाले के साथ रहती है। इधर तो इसकी यह स्थिति है कि यह कोयले वाले के साथ तक पहुंच गई और उधर जो भतीजा है, जिस भतीजे के साथ बैठी हुई वह कभी अपने घर पर अपने मायके में चांद तारों की बात किया करती थी, वह भतीजा पढ़ लिख करके अब जज बन गया है। उसकी अपनी सीमा है, अपनी पृष्ठभूमि है, जज की अपनी मर्यादा है। वह तमाम चीजों को त्याग नहीं पाता, लेकिन बुआ के लिए हमेशा परेशान रहता है। बुआ कहाँ है, कैसे है, इन सब चीजों की उसे जानकारी नहीं रहती। मृणाल का संबंध कोयले वाले के साथ भी बहुत दिनों तक नहीं चल पाता, निर्वाह नहीं हो पाता और एक ऐसी स्थिति पहुंच जाती है जिस स्थिति में वह वेश्यालय पहुंच जाती है। वेश्यावृत्ति। प्रमोद जज है, बुआ उसकी वेश्या हो चुकी है। प्रमोद को इस बात की जानकारी नहीं है। अपनी बुआ को लेकर के उसके मन में हमेशा एक आशंका बनी रहती है कि बुआ कहाँ है, कैसे है, किस रूप में है। बाद में उसे पता चलता है कि नहीं, बुआ वेश्या हो चुकी है। वह पता लगाता है उसका, जाता है उसके पास तक, मिलता है और उसकी दशा देख करके बहुत दुखी होता है। समस्या दो तरह की है। अब एक तरफ तो जज होने के कारण उसके पीछे जो ओहदे का, समाज का, मर्यादा का नियंत्रण बना हुआ है, दूसरी तरफ बुआ वेश्या बनी हुई है। यह वेश्या है, वेश्या बनने पर उसे मजबूर होना पड़ा है। वह जजी से त्यागपत्र देकर के अपनी बुआ को उस दलदल से निकालकर सही जीवन देने का प्रयास करता है, लेकिन तब तक मृणाल जिंदगी की मार झेलते झेलते इतनी थक चुकी है कि वह इसे झेल नहीं पाती। प्रमोद का इस्तीफा देना, उसका रिजिग्नेशन, उसका त्यागपत्र जैनेन्द्र ने उसी त्यागपत्र के कारण ही इस उपन्यास का शीर्षक त्यागपत्र रखा। ये थोड़ी सी बातें बताने के बाद मैं यहां आप लोगों से कहना चाहूंगा कि दो तरह की चीजें यहां खड़ी हो जाती हैं। एक तो पूरा जीवन दर्शन, दूसरी चीज कि मृणाल जो है वह तो मानसिक और शारीरिक स्तर पर तमाम पीड़ाओं को शुरू से ही झेल रही थी, बचपन से ही झेल रही थी, लेकिन मानसिक स्तर पर प्रमोद भी एक तरह की पीड़ा को झेल रहा है। वह भी सुखी नहीं है। बुआ की याददाश्त उसके मन में हमेशा बनी हुई है और वह उसे
समाज में एक आदर पूर्वक स्थान पर, आदर भरे स्थान पर स्थापित करना चाहता है, जिस काम में सफल नहीं होता है। आप यह देखेंगे कि इस उपन्यास के अंत में जैनेन्द्र कुमार ने एक रूपक दिया है समुद्र का। बड़ा महत्वपूर्ण वह रूपक है। उस रूपक के द्वारा उन्होंने यह साबित किया है कि जिस तरह से समुद्र में एक तिनके का कोई महत्व नहीं होता, जिस तरह से समुद्र का थपेड़ा उस तिनके को इधर उधर बहाता रहता है, ले जाता रहता है, कुछ वैसी ही स्थिति इस समाज में मनुष्य की भी होती है। कुछ ऐसे हैं जो उन थपेड़ों का प्रतिरोध करते हैं, उन थपेड़ों से लड़ने की कोशिश करते हैं, उन थपेड़ों से जूझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो उन्हीं थपेड़ों के साथ बहे चले जा रहे हैं, बहे चले जा रहे हैं। जिंदगी उन्हें कहाँ ले जाएगी, समुद्र का थपेड़ा उन्हें कहाँ ले जाएगा, उन्हें पता नहीं है। एक दिशाहीन मार्ग, जिस मार्ग पर वे भटकते हुए चले जा रहे हैं, उसी तरह से प्रमोद और मृणाल, इन दोनों का जीवन है। प्रमोद अफसर है, अधिकारी है, जज है, और मृणाल कभी अपने को एक पत्नी के रूप में, वह चाहे जहां भाइयों ने ब्याह कर दिया था वहां रहा हो, या बाद में जो दुकान वाले के साथ रहा, या कोयले वाले के साथ जो रहा, वह अपने को पत्नी के रूप में रखने की कोशिश करती है, लेकिन रख नहीं पाती। क्यों नहीं रह पाती वह? क्या वही जिम्मेदार है, या उसके लिए कुछ हमारी समाज व्यवस्था भी जिम्मेदार है? मूल प्रश्न यही है कि अगर वह जिससे चाहती थी मृणाल, अपनी सहेली के भाई से, अगर उसका विवाह हो गया होता तो शायद यह स्थिति न होती। उसके मन के विपरीत, उसकी इच्छा के विपरीत भाई भौजाई ने उसकी शादी की, और उस शादी ने उसे इस तरह से तोड़ दिया, या ससुराल में भी उसे जिस तरह के कष्टों का सामना करना पड़ा, जिस तरह का बर्ताव लोगों का रहा, जिस तरह से व्यवहार लोगों ने किया, वह बर्ताव, वह व्यवहार वह झेल नहीं पाती, और एक के बाद एक कई रूपों में, किसी दुकान वाले के साथ, किसी कोयले वाले के साथ, सब जगहों से भागते हुए वह वेश्यालय पहुंच जाती है। वेश्यालय भी यहां प्रतीक है। प्रतीक इसलिए है कि वह एक ऐसी जगह है जिसका पुरुष समाज तो विरोध करता है, विरोध करता रहे, लेकिन खुद वह वेश्यालय जाता भी है। मतलब कहने का आशय यह कि अगर कोई महिला वेश्या बनती है तो वेश्या बनने के पीछे का राज क्या है, पीछे का कारण क्या है, यह एक चीज है। और दूसरी चीज, वहां वह वेश्या के रूप में जो कार्य कर रही है, उस कार्य को संपादित कौन करा रहा है और कौन कर रहा है, यह तो पुरुष समाज ही है। तो पुरुष उसे दोनों, दो तरफ से शोषित कर रहा है, दो तरह से झेल रहा है। तो जहां कहा जाता है कि त्यागपत्र मृणाल की व्यथा कथा है, केवल मृणाल की ही व्यथा कथा नहीं है, बल्कि वह प्रमोद के आंतरिक द्वंद्वों की भी कथा है। समाज की सच्चाइयों को, समाज की देन को,
समाज की सोच को और समाज की उस सोच का एक व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, अलग अलग पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि सब पर उसका प्रभाव एक तरह का ही पड़ता हो, अलग अलग तरह का पड़ता है। और उन अलग अलग तरह के प्रभावों से व्यक्ति का निर्माण कैसा हो रहा है और उस निर्माण में उसका जीवन कितना सार्थक कितना निरर्थक हो रहा है, वह समाज से कितना लड़ पा रहा है कितना लड़ नहीं पा रहा है, इन सब की एक व्यथा कथा त्याग पत्र के माध्यम से जैनेन्द्र कुमार ने कहने की कोशिश की है। एक चीज हमेशा यह याद रखें कि मृणाल को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उन कठिनाइयों के मूल में पुरुष समाज है। आज की शब्दावली में अगर हम कहें तो जिसको पितृसत्ता कहा जाता है, इस पितृसत्ता की मार ने मृणाल को कहां से कहां तक पहुंचा दिया और प्रमोद को क्यों त्यागपत्र देना पड़ा, क्यों वह सारी सुविधाओं के रहते हुए भी अपनी बुआ में अपेक्षित सुधार नहीं ले आ पाया। ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो त्यागपत्र पढ़ते हुए हमारे सामने खुलने लगते हैं। हमें एक और दृष्टि से विचार कर लेना चाहिए, जो मैंने शुरू में ही कहा था कि एक अलग मोड़ पर यह खड़ा हुआ उपन्यास है। प्रेमचंद तक की जो परंपरा थी, मैंने आपको बताया कि उस परंपरा में केंद्र में समाज था। सामाजिक दुर्गुणों का चित्रण करना और उससे व्यक्ति किस तरह से टूट रहा है इसकी बात करना। अपने शुरुआती दौर में प्रेमचंद ने अपने पात्रों में एक आदर्श भर दिया है, इसकी बात करना। यह एक तरह का काम था। और दूसरी तरफ जैनेन्द्र ने व्यक्ति केंद्रित उपन्यास लिखा, तो जहां समाज केंद्रित रचना की जाएगी और जहां व्यक्ति केंद्रित रचना की जाएगी, वहां भाषा, कथन, शिल्प, भंगिमा, इन तमाम तरीकों में भेद होगा, अंतर होगा। जैसे प्रेमचंद ने अपने समय के पहले जो चली आ रही भाषा की कथा भाषा का स्वरूप था उसको तोड़ा, उसी तरह से हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद की परंपरा के कथा भाषा के स्वरूप को जैनेन्द्र ने भी तोड़ा। मैं बहुत विस्तार से उस पर नहीं जाऊंगा कि प्रेमचंद के पहले क्या था, बाद में क्या था और क्या था, लेकिन एक बहुत मोटे रूप से आप लोग इसे पढ़ते हुए देखें कि प्रेमचंद के पहले का कोई उपन्यास उठा लीजिए, जो भी उपन्यास आपको मिले, वह चाहे किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास मिले, चाहे श्रीनिवास दास का उपन्यास मिले, निसहाय हिंदू जो राधा कृष्ण दास का उपन्यास है यह अगर आपको मिल जाए, श्यामा स्वप्न, इस तरह के उपन्यास अगर आपको मिल जाए, इनको अगर पढ़िए तो जो इनकी भाषा है और जो प्रेमचंद की भाषा है उनमें अंतर है। प्रेमचंद को हम क्या कहते हैं कि प्रेमचंद यथार्थ के रचनाकार थे। यह जरूर था कि उनका यथार्थ आदर्शोन्मुख था। यथार्थ का मतलब ही है कि हम जो कुछ समाज में देख रहे हैं, जैसा देख रहे हैं उस तरह से चित्रित कर देना। प्रेमचंद ने यह कोशिश अपने अलग अलग उपन्यासों में की है। मूल रूप से उनके सामने समाज रहा, लेकिन जब जैनेन्द्र कुमार के सामने त्यागपत्र की भाषा का सवाल आया तो त्यागपत्र की भाषा आप देखेंगे कि जैनेन्द्र ने प्रथम पुरुष की शैली की भाषा का इस्तेमाल किया है।
प्रेमचंद की भाषा में अगर आप देखेंगे तो उसमें प्रथम पुरुष के अलावा दूसरे लोगों से कही हुई कथा का एक स्वरूप जो है मिल जाएगा, अन्य पुरुष शैली मिल जाएगी, लेकिन जैनेन्द्र के यहां मृणाल अपनी कथा खुद कहती है। और समाज का चित्रण करने के लिए जिस तरह की भाषा चाहिए, मन की बातों का या मन की गांठों का चित्रण करने के लिए भाषा उससे कुछ अलग होगी। विश्व पटल पर अगर हम देखें तो उस समय तक मनोविश्लेषणवाद की शुरुआत हो चुकी थी। मन का विश्लेषण करने के लिए फ्रायड ने एक थ्योरी दे दिया था जो व्यक्ति केंद्रित थी। एक व्यक्ति का विश्लेषण कैसे किया जाए। तो इन दोनों रूपों को देखते हुए आप ये देखेंगे कि जैनेन्द्र की कथा भाषा भी प्रेमचंद की कथा भाषा से अलग है। रचना का शिल्प, रचना का ढांचा या प्रेमचंद के उपन्यास का जो ढांचा है वही ढांचा जैनेन्द्र के उपन्यास का नहीं है। होरी की कथा कहने के लिए प्रेमचंद लगभग 350 पृष्ठों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन त्यागपत्र की कथा तो 150 से भी कम पृष्ठों में कर दी जाती है। अपनी बात को शायद मैं और अधिक स्पष्ट कर सकूं, इसके लिए मैं फिर आप लोगों के सामने प्रेमचंद के गोदान और त्यागपत्र के चरित्र विधान का विश्लेषण करना चाहूंगा। आप देखें गोदान में कितने पात्र हैं, एक दो नहीं तमाम पात्र हैं, कितने तरह के लोग हैं। होरी है, उसकी बीवी धनिया है, बेटा भी है जिसका नाम गोबर है, भोला भी है, राय साहब हैं, संवाइन है, माता दीन है, दाता दीन है, मालती है, तमाम मतलब एक चरित्रों का पुंज है। बहुत चरित्र हैं जो आते हैं और थोड़े थोड़े समय तक अपनी निर्णायक भूमिका अदा करके चले जाते हैं। होरी एक किसान, किस तरह से व्यवस्था ने उसे किसान से तोड़ करके मजदूर बना दिया और अंतिम समय में उसे गाय जो मरते समय दान दी जाती है उसके लिए भी, गौदान के लिए भी उसके पास पैसा नहीं बचा है। वह कर्ज में डूब जाता है। समाज का जो काम सबसे घृणित समझा जाता है, होरी वह भी काम करता है। मतलब बेटियों की शादी न कर पाने के कारण वह बेटी भी बेचता है। देखने की बात उपन्यास में यह है कि होरी जो किसान है, खाता पीता है, खाता पीता परिवार है उसका, केवल उसकी एक साध है कि गाय पाल ले, और एक गाय लेने के लिए वह शुरू से ही प्रयासरत है। इसके लिए वह कितनी कोशिश करता है और किस तरह से भोला को कुछ झूठा बुलावा छूटा छलावा दे करके उससे गाय लेता है और क्या क्या सब तमाम चीजों के होने के बाद जब वह गरीबी में आ जाता है, तो अगर आप उपन्यास पढ़े हैं तो आप ये देखिए होरी को लूटता कौन है, क्यों वह टूटता है, उसका शोषण कौन कौन से लोग करते हैं।
पुलिस करती है, जमींदार करता है, पुरोहित करता है, मिल मालिक करता है, सूदखोर करता है, मातादीन दातादीन करते हैं, सहुआइन करती है। मतलब सारी जगह से शोषित होकर के तब जाकर होरी टूट जाता है। प्रेमचंद पहले यह मानते थे कि भारत को अंग्रेज और अंग्रेजों के पिट्ठू जो ये जमींदार हैं ये लूट रहे हैं। अगर जमींदार सुधर जाएं, साम्राज्यवाद का खात्मा हो जाए तो भारत सुधर जाएगा। लेकिन उनको यह भ्रम ही साबित होता है। भारत सुधरता नहीं और टूटता चला जाता है, टूटता चला जाता है। और उस टूटन का परिणाम होरी की मृत्यु और होरी के मृत्यु के समय की उसकी कारुणिक दारुण स्थिति। कुछ नहीं रह जाता है। सूत या सन से रस्सी बना करके जो पैसा धनिया ने कमाया है उसी पैसे से उसका गोदान होता है। सब लूटते हैं उसे। वहां पूरा समाज है। त्यागपत्र में अगर आप देखेंगे तो इस पूरे समाज के साथ या पूरे समाज के अलावा उपन्यास के केंद्र में मृणाल है। वह भी समाज व्यवस्था की शिकार है। लेकिन इस समाज व्यवस्था ने जहां होरी को किसान से मजदूर बनाया, लड़ता रहा लड़ता रहा लड़ता रहा। त्यागपत्र की जो मृणाल है वह अपने स्तर पर प्रयास तो करती है, लेकिन वह समझ रही है कि हमारी पीछे जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को तोड़ पाना हमारे लिए मुश्किल है। इसलिए आप देखेंगे कि वह आत्मपीड़क हो जाती है। आत्मपीड़क मतलब अपने आप को पीड़ा देना। और व्यक्ति आत्मपीड़क क्यों होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग जब बहुत क्रोध में होते हैं खुद को थप्पड़ मारने लगते हैं या सिर पटकने लगते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? हमारी व्यवस्था, जहां हम कुछ नहीं कर पाते, कुछ न कर पाने की स्थिति में हूं, वहां हम अपने शरीर को ही पीड़ा देना शुरू करते हैं। मृणाल लगातार अपने शरीर को पीड़ा दे रही है और अंत में जाते जाते जैनेन्द्र कुमार ये बता रहे हैं कि हमारी स्थिति जो है वह समुद्र, लहर और तिनके की तरह से है। जिधर जिधर वह लहर हमें बहा कर ले जाएगी उधर जाना पड़ेगा। जितने थपेड़े उसके हैं उन थपेड़ों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो क्या हम लोग यह मान करके चलें कि समाज में व्यक्ति की कोई इयत्ता नहीं है, समाज में व्यक्ति का कोई स्थान नहीं है, जबकि इन्हीं व्यक्तियों से मिलकर के समाज बनता है। और समाज जब मजबूत स्थिति में पहुंच जाता है तो व्यक्तियों को ही तोड़ता है। तो मित्रों, यहां जो संघर्ष है वह संघर्ष मृणाल का तो है ही, स्त्री पुरुष संबंधों का भी संघर्ष है। पितृसत्ता किस तरह से स्त्री को परेशान कर रही है उसका भी संघर्ष है। हमारी नैतिकता क्या है, अनैतिकता क्या है, इसका भी संघर्ष है।
मृणाल जहां चाहती थी वहां शादी नहीं हुई, घर वालों ने उसकी जहां शादी किया वहां वह नहीं रही, वहां से भाग करके वह एक दुकानदार के घर में पहुंची, वहां रहने लगी। दोनों पति पत्नी की तरह रहते हैं। वहां भी उसकी नहीं निभी, वहां से हटकर वह कोयले वाले के साथ रहने लगी, वहां से नहीं निभी, और वहां से भी मजबूर होकर के वह वेश्यालय पहुंच गई। अब इसको अगर नैतिकता और अनैतिकता के प्रश्न पर या उस पैमाने पर हम जोड़ करके देखें तो क्या कह सकते हैं हम इसके बारे में कि यह मृणाल जो है नैतिक है या अनैतिक कार्य करती जा रही है। बड़ा मुश्किल है यह अपनी न कर पाना। नैतिक से अनैतिक की ओर वह जिसको ये जो मूल्य है मानव, यह नैतिक है या नैतिकता है या नैतिक है या नैतिकता है, इसको तो ये हमारे आपके बनाए हुए मूल्य हैं, तरह तरह के मूल्य हैं, और इन मूल्यों का जब तक समाज पालन करता है तब तक समाज व्यवस्था बनी हुई है। और जहां व्यक्ति आत्मकेंद्रित होकर के अपनी व्यवस्था में इन मूल्यों को तोड़ने लगता है तो हम कहते हैं कि यह अनैतिक है। लेकिन क्या यह अनैतिक है? मृणाल अनैतिक काम करती है या मृणाल की व्यवस्था है या मृणाल को भी जीवन जीने की कुछ साध है, कुछ इच्छा है उसकी कि हम अपने जीवन को कैसे जिएं, और जिस तरह से वह जीवन जीने का प्रयास करती है उस तरह का जीवन उसे समाज जीने नहीं देता। हम दोषी किसको माने? मृणाल को माने या समाज को माने? प्रमोद बहुत दिनों तक बुआ को याद तो करता रहता है, लेकिन जिस तरह से उपन्यास के आखिर में जाकर के उसे यह पता चलता है कि बुआ वेश्यालय में है, वेश्या हो चुकी है, एक गहरे दलदल में फंस चुकी है, क्या वह इस तरह की चीजों की जानकारी पहले नहीं कर सकता था? पहले उसे क्यों ऐसी जानकारी नहीं हुई? क्या वह अपने कार्य में इस तरह मशगूल रहा कि वह बुआ को भूला भले न हो, लेकिन जो बुआ की तलाश थी वह तलाश उसकी अधूरी थी? तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों को त्यागपत्र उठाता है। और देखिए, केवल त्यागपत्र नहीं उठाता, ऐसे तमाम प्रश्न पहले भी उठाए गए हैं। आप लोगों को याद होगा कि उसी के आसपास ही भगवती चरण वर्मा का एक उपन्यास चित्रलेखा प्रकाशित हुआ था। तो जिस तरह से आप इसमें नैतिकता अनैतिकता की बात ढूंढेंगे, उसी तरह से चित्रलेखा उपन्यास में पाप और पुण्य को विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, और उस पाप और पुण्य को अलग अलग स्थितियों में रख करके यह कहने की कोशिश की गई है कि हमें जो करना पड़ता है हम वही करते हैं, नियति हमसे जो कराती है हम वही करते हैं, हम पाप पुण्य कुछ नहीं करते। इस पाप पुण्य की परिभाषा तो दूसरे लोग किया करते हैं। धन्यवाद मित्रों, इतनी देर तक आप लोगों के साथ मैं रहा, अच्छा लगा, शुक्रिया।